नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ बंगाल की राजनीति की कहानी नहीं है। यह उस पार्टी की कहानी है दोस्तों जिसने 34 साल की वामपंथी सत्ता को उखाड़ फेंका था, लेकिन आज खुद अपने ही नेताओं के सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। और सबसे खास बात यह है कि जो कल भी मैंने आपको बताया था कि टीएमसी में टूट की संभावनाओं पर जो एक वीडियो बनाया था, आप सबने देखी होगी, लेकिन पिछले 24 घंटे में जो घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला है ना दोस्तों, कि अब मामला सिर्फ अटकलों का नहीं रहा बल्कि खुले राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का। क्योंकि कल मैं बता रहा था कि हो सकता है दोस्तों, बुधवार को यानी आज कोलकाता विधानसभा में जो सीन देखने को मिला ना, उसने पूरे बंगाल की राजनीति को मैं कहता हूं हिला दिया। दावा किया गया कि टीएमसी के 59 विधायक एकजुट होकर विधानसभा पहुंचे और मुख्य विपक्षी दल के रूप में अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी करने लगे। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये वही संख्या है जो एंटी डिफेक्शन कानून की सबसे बड़ी दीवार को भी पार कर सकती है। जी हां, सोचिए, जिस पार्टी के पास विधानसभा में कुल 80 विधायक है, उसके 59 विधायक अगर अलग लाइन पर चलने लगे तो क्या यह सिर्फ नाराजगी कहलाएगी दोस्तों? क्या यह सिर्फ गुटबाजी है, या फिर यह उस राजनीतिक विस्फोट का शुरुआती एक कहूं कि स्टेप है जो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का नक्शा बदल सकता है? इस पूरे घटनाक्रम का लीडर जो है वो कौन है? ऋतव्रत बनर्जी। वही ऋतव्रत बनर्जी जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया गया। उनके साथ संदीपन शाह भी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पार्टी से निकाले गए नेताओं को अलग थलग पड़ जाना चाहिए था, है ना? होता है ऐसा। जबकि यहां तस्वीर बिल्कुल उल्टी है। दावा यह किया जा रहा है कि उनके समर्थन में 59 विधायक खड़े। अब यहां एक और जरूरी सवाल उठता है दोस्तों, अगर ये विधायक सचमुच बागी है तो क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? क्या वे खुद को असली तृणमूल कांग्रेस घोषित करेंगे दोस्तों, या फिर महाराष्ट्र मॉडल की तरह पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह पर दावा ठोकेंगे? दोस्तों, आपको याद होगा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की बगावत कैसे शुरू हुई थी। शुरुआत में उन्हें भी कुछ लोगों या नाराजगी बताया गया था उनकी ओर से, फिर संख्या बढ़ती गई, फिर 2/3 बहुमत का सवाल आया और फिर पार्टी का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठन पर लड़ाई शुरू हुई। मैं कहता हूं, आज बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना लगातार उसी घटनाक्रम से की जा रही है। दरअसल एंटी डिफेक्शन कानून से बचने के लिए किसी भी गुट को 2/3 विधायकों का समर्थन होना चाहिए। टीएमसी के पास 80 विधायक है। 2 विधायकों को निकाले जाने के बाद यह संख्या 78 रह गई, यानी कि लगभग 52 विधायकों का समर्थन जरूरी था। बागी गुट दावा कर रहा है कि उनके पास 59 विधायकों के हस्ताक्षर। अगर यह दावा सही साबित होता है तो मामला मैं कहता हूं बेहद गंभीर है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और सवाल है, आखिर इतने विधायक अचानक ममता बनर्जी से नाराज कैसे हुए? यह बेहद बड़ा सवाल है। इसका जवाब मैं कहता हूं पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं में छिपा हुआ है। 6 मई को ममता बनर्जी के घर पर बैठक हुई। 80 में से 69 विधायक पहुंचे। 19 मई को यह संख्या घटकर 64 रह गई। 31 मई को हालात ऐसे हो गए कि सिर्फ 19 ही विधायक पहुंचे। तो क्या यह सिर्फ एक संयोग था दोस्तों? क्या इतने सारे विधायक एक साथ व्यस्त हो सकते थे, या फिर पार्टी के भीतर कुछ ऐसा पक रहा है या पक रहा था जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था? इसी दौरान
एक और विवाद सामने आया। दो विधायकों ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष के समर्थन वाले प्रस्ताव में उनके फर्जी साइन किए गए। मामला इतना बड़ा कि शिकायत हुई, जांच हुई, बयान दर्ज हुए और अभिषेक बनर्जी तक सवालों के घेरे में आ गए। यहीं से मैं कहता हूं पार्टी के भीतर अविश्वास का माहौल और गहरा होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों जरा सोचिए, जब किसी राजनीतिक दल के विधायक अपनी ही पार्टी के दस्तावेजों पर सवाल उठाने लगे, जब नेतृत्व के फैसले को चुनौती मिलने लगी, जब बैठकों में उपस्थिति, अटेंडेंस, हाजिरी लगातार गिरने लगे, तो क्या यह सिर्फ संगठनात्मक समस्या है या फिर ये लीडरशिप संकट का संकेत है? दूसरी तरफ ममता बनर्जी का पक्ष भी सुनना जरूरी है। ममता खुलकर आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। जी हां, मैंने कल भी आपको बताया था कि विधायकों, सांसदों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि विधायकों को धमकाया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है और जिन पर जांच एजेंसियों के मामले हैं उन्हें अलग रास्ता अपनाने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों ममता बनर्जी तो यहां तक कह रही है कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वे आधुनिक दौर के मीर जाफर हैं। जी हां, मीर जाफर बता रही है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर सब कुछ बाहरी दबाव का परिणाम है ममता जी, तो फिर पार्टी की बैठकों में लगातार संख्या कैसे घट रही है, यह भी समझाया जाए। आखिर ये विधायक कहां थे जो महीनों से पार्टी कार्यक्रमों से दूरी बना रहे? क्या हर गैर हाजिर विधायक पर बाहरी दबाव था या फिर पार्टी के भीतर भी कुछ ऐसा चल रहा था जिसे लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया? दोस्तों यहां मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि यह बगावत वास्तव में विचारधारा की लड़ाई है या फिर सत्ता खोने के बाद शुरू हुई राजनीतिक पुनर्संरचना है? आपकी राय बेहद जरूरी है जानना, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इस कहानी का एक और दिलचस्प पहलू मैं आपको बताता हूं। एक तरफ 59 विधायकों का समर्थन का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ टीएमसी के कुछ बड़े चेहरे अब भी ममता बनर्जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अशोक देव, नैना बंदोपाध्याय, कुणाल घोष जैसे नेता मुख्यमंत्री की प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मौजूद दिखाई देते हैं। इसका मतलब साफ है कि पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई तस्वीर अभी दिखा नहीं रही है। यानी बंगाल की राजनीति फिलहाल दो दावों के बीच में खड़ी है। एक दावा यह कि बागी गुट के पास 2/3 समर्थन है, दूसरा दावा यह कि संगठन अब भी ममता बनर्जी के कंट्रोल में है। और दोस्तों राजनीति में सिर्फ विधायक ही सब कुछ तय नहीं करते हैं। महाराष्ट्र के मामले में भी चुनाव आयोग ने सिर्फ विधायकों की संख्या नहीं देखी थी, उनसे संगठन, कार्यकारिणी, पार्टी संविधान और चुने हुए प्रतिनिधियों के व्यापक समर्थन को भी महत्व दिया था। तो यही वजह है कि अगर बागी गुट मजबूत संख्या लेकर आता भी है तब भी असली लड़ाई वही खत्म नहीं होगी, असली लड़ाई तब शुरू होगी। दोस्तों सवाल उठेगा कि असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, पार्टी का चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, संगठन किसके साथ जाएगा और सबसे अहम बात, जमीनी कार्यकर्ता किसके पीछे खड़े होंगे। और इसी बीच में पूर्व टीएमसी नेता और अब बीजेपी सरकार में मंत्री बने तपस रॉय का बयान भी चर्चाओं में है। दोस्तों वो कहते हैं कि पार्टी में या टीएमसी में असंतोष बेहद बढ़ चुका है और महाराष्ट्र जैसी स्थिति बन सकती है। अगर ये आकलन सही है तो आने वाले दिन बेहद और बेहद नाटकीय हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों राजनीति में आंकड़ों का सच हमेशा दावों से अलग होता है।
अभी तक बागी गुट ने सार्वजनिक रूप से सभी विधायकों को एक मंच पर नहीं दिखाया है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी लगातार अपने समर्थकों को एकजुट रखने की कोशिश कर रही है। इसलिए आखिरी निष्कर्ष पर पहुंचना, मैं कहता हूं, अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। हां, इतना जरूर हुआ है कि ममता बनर्जी ने अपनी तमाम पार्टी की कार्यकारिणियों को वो कर दिया है, खत्म कर दिया है। तो दोस्तों, 2011 में सत्ता में आने वाली पार्टी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन उसके सामने अपनी ही पहचान बचाने की चुनौती खड़ी हो जाएगी। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश। चुनाव हारना किसी भी दल के लिए मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन हार के बाद संगठन को बचाए रखना, एकजुट रखना, उससे भी ज्यादा कठिन होता है। आज ममता बनर्जी उसी परीक्षा से गुजर रही है। अब सबकी निगाहें विधानसभा स्पीकर पे है, सबकी निगाहें उन हस्ताक्षरों पर है जिनका दावा किया जा रहा है, और सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।